दोस्तों, आपने अपने जीवन में टाइम ट्रेवल से जुड़ी बहुत सारी बातें सुनी होंगी और इसके साथ साथ कई सारी मूवी में देखी भी होंगी, जिसमें आपको दिखाया गया होगा कि कैसे एक इंसान अचानक 50 से 100 साल आगे निकल जाता है तथा भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख लेता है, और जब वह वापस आता है तो वह पाता है कि उसके बच्चे अब बूढ़े हो गए हैं तथा माता पिता अब नहीं रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि वो शख्स जो टाइम ट्रेवल कर रहा है, उसकी उम्र, कद, काठी अभी भी वही होती है जो उसके तब से 50 से 100 साल पहले थी। है ना मजे की बात दोस्तों? जी हाँ, हम लोग भी यही सोचते हैं कि काश हमारी बढ़ती उम्र यहीं थम जाए, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा संभव नहीं है और हमें जीवन के हर पड़ाव से गुजरना होता है। लेकिन अब अगर बात करें इन इंसानों की जिनके साथ ये हुआ है, और क्या ये पॉसिबल है या मात्र एक झूठ है या फिक्शन है, इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे उन लोगों के बारे में जिनके साथ ये घटना हुई है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन टाइम ट्रेवल से जुड़ी कई कहानियों के साथ है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिटबिट इंडिया में। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, साल 1995 में राइटर H.G. वेल्स ने अपनी एक ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवेल लिखी थी द टाइम मशीन नाम से, और इसके बाद ही ये टाइम मशीन शब्द पॉपुलर हुआ। एक ऐसी मशीन जो आपको समय में आगे पीछे लेकर जा सकती है, जिसके द्वारा आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि ये नॉवेल कम्प्लीटली साइंस फिक्शन थी, लेकिन इसी से ही प्रभावित होकर कई फिक्शनर्स, कई फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट सोच में पड़ गए। टाइम ट्रेवल पर न सिर्फ सीरियस रिसर्च पेपर्स लिखे गए, बल्कि मूवी डायरेक्टर्स के द्वारा ढेर सारी फिल्में भी बनाई गईं। अब देखा जाए तो एक्चुअली में टाइम ट्रेवल कैसे किया जाता है, उसके बेसिस पे से अलग अलग तरीकों को बांटा जा सकता है। पहले साइंस फिक्शन फिल्मों का ही इस्तेमाल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर समझने के लिए देखा जाए, टाइम ट्रेवल कई अलग अलग तरीकों का हो सकता है। पहला तरीका है कि वन वे ट्रेवल टू द फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर रहे हो लेकिन वापस नहीं आ सकते हैं, वहां से ये वन साइड ट्रेवल है। इसका एग्जाम्पल हो गया इंटरस्टेलर फिल्म, जहां पर एक टाइम ट्रेवलर फ्यूचर में ट्रेवल करता है, लेकिन उसके परिवार वाले और बाकी लोगों की उम्र होती रहती है, और जब उनसे वापस मिलता है तो या फिर उनका देहांत हो चुका होता है। दूसरा तरीका हो गया इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइम ट्रेवल से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि सच में ऐसा भी कुछ है। दोस्तों, बात है साल 1995 की, जब अमेरिका में बसे एक छोटे से घर में एक टीवी रिपेयरमैन अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। पूरे कमरे में मानो उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी, और उसके बाजू में बैठा उसका 10 साल का डरा और सहमा हुआ बच्चा उसे देख रहा था। सांसों की आवाज घड़ी के हर एक पल की तरह धीमी होती चली जा रही थी, और फिर अचानक से रूम में सन्नाटा छा जाता है। यहाँ एक और पिता ने सांसें लेना बंद कर दिया और दूसरी ओर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। इस बच्चे के लिए उसके पिता उसकी पूरी जिंदगी थे, मानो सिर्फ 10 साल की उम्र में उसकी जिंदगी उससे छीन गई हो। और वो बच्चा आखिर करता तो करता भी क्या? उस हादसे को भूलना उसकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी भी था। वो करता क्या? घूमता फिरता अपना पेट भरने के लिए चोरी चकारी करता, लेकिन उसने वैसा नहीं किया और उसने पढ़ना लिखना शुरू रखा, किताबों को अपनी दुनिया बना ली, और एक दिन इन्हीं किताबों में से एक किताब ने उसे अपने पिता को फिर से मिलने की आशा दिला दी। दोस्तों, उसको ऐसी कौन सी किताब मिली? तो आपको बता देते हैं कि उसको एक साइंस नोवेल द टाइम मशीन किताब मिली। इसके बाद मानो उसकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। उसे इस किताब की एक ऐसी लत लग गई कि उसने इस किताब की दुनिया को हकीकत में तब्दील करने की ठान ली, और इस किताब के जरिए मशीन बनाकर पास्ट में जाकर अपने पिता को मिलने के सपने को वो देखने लगा। अब उसने सपने तो बुन लिए थे, लेकिन इन सपनों को आखिर हकीकत में कैसे तब्दील करता? जब वो इस प्रश्न का हल ढूंढ रहा था, तब उसके सामने एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है। इस थ्योरी का यूज करके उसे अपना सपना सच होते हुए नजर आ रहा था, और इसके बाद वो छूट गया। दुनिया की सबसे पहली टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बनाने में इसे देखकर मानो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी हिल चुकी थी। हर किसी के नाम पर बस एक ही शब्द था। एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्ड में लेट एट दिस टाइम मशीन डिस्क 10 साल के बच्चे से उसकी दुनिया छिन गई थी। उसी ने दुनिया को समय यात्रा करने की उम्मीद दिलाई, जो उनके दिमाग में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर था। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा स्पेस फैब्रिक में, और जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना ज्यादा टाइम स्लो होगा। मगर अगर इस स्पेस टाइम फैब्रिक में एक पूरा ट्विस्ट पैदा हो जाएगा
और इसी की मदद से मैं कभी भी इससे फ्यूचर और फ्यूचर से पास्ट में जंप कर पाऊंगा। उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को लेजर पर अप्लाई किया और उससे एक रिंग बनाकर दिखाया और उनका कहना यह था कि ये रिंग स्पेस टाइम फैब्रिक को ट्विस्ट करती है और इसीलिए इसकी मदद से वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को कोई भी साइंटिस्ट मारने के लिए तैयार नहीं थे। उनके लिए ये कॉन्सेप्ट तो बस एक लेजर का प्रोटोटाइप था। इसको आप वाकई में स्पेस टाइम के जी में उतर नहीं सकते, क्योंकि उनका कहना तो ये था कि वो पास्ट में तो चले जाएंगे लेकिन वहां से फ्यूचर में वापस कैसे आएंगे इसका कोई आइडिया उन्हें नहीं था। और चलो उन्हें रास्ता मिल भी जाता, लेकिन अगर उन्होंने पास्ट में कुछ चेंजेस किए तो उसका असर फ्यूचर में कैसे होगा, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसका भी सॉल्यूशन उनके पास नहीं था। और इसके बाद ये कहानी वहीं पर रुक गई। फिर धीरे धीरे करते वक्त गुजरता गया, लोगों में टाइम मशीन के चर्चे कम होने लग गए, मानो जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस विषय को वहीं पर दबा दिया था। बट उसके बाद सीधा 2000 में ये आग वापस से झुलसने लगी। दरअसल नवंबर 2000 में जब लोग टाइम ट्रेवल इंस्टीट्यूट इस वेबसाइट पर टाइम ट्रेवल की चर्चा कर रहे थे, तभी ऐसा कुछ हुआ कि सब हिल गए। दोस्तों दरअसल ये कहानी है जॉन टाइटोर की, जो कि एक ऐसा इंसान है जो ये कहता है कि वो साल 2036 से आया है। नवंबर 2001 इंटरनेट डिस्कशन फोरम में जहां पर लोग आपस में बात करते हैं, उसमें एक नया मेंबर जॉन ऐड हुआ और उसके अकाउंट का नाम था जॉन टाइटोर और उसने ये पोस्ट किया, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रेवलर यानी समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। ये मैसेज एक अमेरिकन सोल्जर हूँ जिसे साल 2036 में गवर्नमेंटल टाइम ट्रेवल मिशन पर भेजा गया। उसका मेन पर्पस था 2036 में पैदा हुआ कंप्यूटर ग्लिच का एक सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना। इस कंप्यूटर के सॉल्यूशन को निकालने के लिए उसे 1997 में जाकर IBM 5100 कंप्यूटर लेके आना था, क्योंकि ये एक लौता ऐसा कंप्यूटर था जहां पर प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद उसने 1957 से कंप्यूटर तो उठा लिया था, लेकिन घर वापस लौटते वक्त वो साल 2000 में ही रुक गया। उसके वहां पर रुकने का कारण ये था ताकि वो अपने परिवार की तस्वीरें उस साल से अपने साथ ले जा सके। लोगों को लगा कि ये कोई फेक प्रोफाइल वाला आदमी है जो सिर्फ पब्लिसिटी और फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा है। ज्यादातर लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। फिर उसकी पोस्ट का रिप्लाई करते हुए बहुत लोगों ने कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो इसका कुछ प्रूफ दो हमें। और उसके बाद उसने जो भेजा उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने उस टाइम ट्रेवल मशीन का डिजाइन पोस्ट किया और यहाँ तक कि उस टाइम मशीन की एक्चुअल फोटोज को भी पोस्ट की। ये देखकर सभी के होश उड़ गए और जैसा कि हम जानते हैं कि ये सब बातें गलत साबित हुई और उसकी सारी बातों की एलिज इसकी जाए तो लगभग आधी बातें झूठी साबित हुई और आधी बातें सच्ची। पर अगर आप डीपली से देखोगे तो किसी इंसान की आधी भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती है और वो भविष्य के बारे में इतना कुछ जान कैसे सकता है। जॉन टाइटर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई और उसका नाम था जॉन टाइटर अ टाइम ट्रेवलर्स टेल। मार्च 2001 को जॉन टाइटर ने अपना आखिरी पोस्ट किया, मतलब इस डेट के बाद उस अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं हुई और एक रहस्य बन के वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अब इन मैसेजेस के बाद जॉन अचानक से गायब हो गए, लेकिन जाते जाते वो टाइम ट्रेवल कैसे करें उसका जवाब छोड़ के गए और उनका वो जवाब था हाइजेनबर्ग इफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, हाइजेनबर्ग और कोई नहीं बल्कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जो हिटलर के वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम बम बनाने में मदद की थी। और उनके अनुसार स्पेस एक छोटे से बच्चे की तरह है कि अगर उसमें कोई गलती भी होती है तो वो वक्त के साथ खुद ब खुद सुधर जाएगी। इसका मतलब ये था कि यूनिवर्स में अगर कोई एरर आए तो कुछ समय बाद ही उस एरर को अपने आप सुधार देता है और चीजें खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इससे जुड़े एक और केस की। दोस्तों ये किस्सा मार्च 2003 का है, जब FBI ने 144 साल के आदमी कार्लसन को अरेस्ट किया। अखबार में रिपोर्ट किया गया कि ये बंदा हद से ज्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट के इतिहास में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए थे। इसने 2 हफ्ते के अंदर अंदर $800 इन्वेस्ट किए और वो $350 मिलियन बन गए। FBI को शक हुआ कि यहाँ पर कुछ तो स्कैम किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, इसके द्वारा ये कोई इनसाइड ट्रेडर होगा। लेकिन जब एंड्रू से पूछताछ कर ली गई तो उसने जवाब दिया कि मैं टाइम ट्रेवलर हूँ, 2050 साल फ्यूचर से आया हूँ। मुझे पता है कौन सा स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और सोच समझ के मैंने पैसे इन्वेस्ट किया था। FBI सुनकर हैरान हो गई। FBI को लगा पक्का झूठ बोल रहा है और FBI ने सोचा कि हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जब और जांच कराई गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कहीं पर। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज
3 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना था अपनी बेल हियरिंग के लिए, लेकिन अचानक से वह गायब हो गया और उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। साल 1994 में एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट पर लैंड किया और उस एयरपोर्ट में से एक व्यक्ति बाहर की तरफ निकलकर आ रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि एयरपोर्ट की एक जगह पर पासपोर्ट चेक कराया जाता है, तो वह व्यक्ति अपना पासपोर्ट चेक कराने के लिए वहां रुका और फिर वहां पर जो कुछ भी हुआ वह बहुत आश्चर्यजनक था। वह व्यक्ति एक बिजनेसमैन लग रहा था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे यह अपने बिजनेस ट्रिप पर आया है। लेकिन जब इस व्यक्ति का पासपोर्ट चेक किया गया तो वह पासपोर्ट एक यूरोप की कंट्री टूरेट का था। परंतु हैरानी की बात तो ये थी कि टूरेट नाम की कोई भी जगह वहां पर थी ही नहीं। शुरुआत में ऑफिशियल्स को लगा कि ये कोई पासपोर्ट की गलती है। ये सुनकर वह व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपने मुंह से कह दिया कि नहीं, कोई गलती नहीं है, मैं टूरेट का रहने वाला हूँ। और वह कहता है कि मेरी कंट्री तो हजारों सालों से यूरोप में ही है, लेकिन तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि टूरेट नाम की कोई कंट्री नहीं है। ऑफिशियल्स की चेकिंग की वजह से इस व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट ओपन करके दिखाया। इस पासपोर्ट पर बहुत से स्टाम्प लगे हुए थे जो एकदम रियल स्टाम्प थे और जापान की भी स्टाम्प इसके पासपोर्ट पर थी। उस व्यक्ति पर एक लाइसेंस भी था जिस पर कंट्री का नाम टूरेट लिखा हुआ था। फिर ऑफिशियल्स ने उसे एक मैप दिया और उससे कहा कि बताओ तुम्हारी कंट्री इस मैप में कहाँ है। उसने बताया कि फ्रांस और स्पेन के बीच एक छोटा सा एरिया है और ये टूरेट कंट्री है। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि असल में तो टूरेट नाम की कोई कंट्री थी ही नहीं। फिर उस व्यक्ति को एक सिक्योर्ड होटल रूम में भेज दिया गया। वह व्यक्ति मान भी गया क्योंकि ऑफिशियल्स ने उसे सिर्फ एक रात रुकने के लिए उस व्यक्ति को कहा था। अगले दिन ऑफिशियल्स उस व्यक्ति को लेने आए। उन्होंने रूम खोलकर देखा कि वह व्यक्ति उस रूम में था ही नहीं। उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत ढूंढा पर उसका कोई भी पता नहीं चला। ऑफिशियल्स को यह बहुत ही अजीब लग रहा था कि फुल सिक्योरिटी और कैमरास होने के बावजूद भी वह व्यक्ति कैसे गायब हो गया। और ऑफिशियल्स ने उस व्यक्ति से जो भी लाइसेंस और डॉक्यूमेंट लिए थे वह सब भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इस घटना के 35 वर्ष बाद द डायरेक्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज किताब के जरिए लोगों को इस घटना के बारे में पता चला। इसके बाद से इस घटना पर बहुत सारी थ्योरीज भी बनाई गईं, लेकिन सबसे फेमस थ्योरी ये कहती है कि यह व्यक्ति कोई दूसरा पैरेलल यूनिवर्स का व्यक्ति था जो कि हमारे इस यूनिवर्स में किसी टाइम स्लिप ग्लिच के कारण आ गया था। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वह व्यक्ति भविष्य से आया होगा, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि टूरेट नाम की कोई जगह सच में बन जाए जहां से इस व्यक्ति ने टाइम ट्रेवल किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि पास्ट कैसा दिखता है, और रात में ये अपनी टाइम मशीन से वापस चला गया। अब हम कह सकते हैं कि इस तरीके की घटनाएं तो बड़े बड़े शातिर चोर उचक्के करते रहते हैं, पर लेकिन उसके द्वारा बताए गए देश, टॉरेंट और पासपोर्ट पर लगे सील्स टाइम ट्रेवल की तरफ ही इशारा करते हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो के अंत में आपको एक मजेदार बात बताने वाला हूँ कि हिमालय में एक ऐसी ही जगह है जहाँ टाइम ट्रेवल होता है। जी हाँ, हिमालय में एक ऐसी जगह है शांग्रीला घाटी। दोस्तों, शांग्रीला घाटी के बारे में आज से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से ये बात चर्चा में है कि वह एक रहस्यमय घाटी है जहाँ सिर्फ योगी, साधु और पुण्य आत्मा ही पहुँच सकते हैं, और वहाँ जाने वाला इंसान समय से 200 से 300 साल आगे चला जाता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक वीडियो हिमालय के रहस्यमय घाटी के नाम से हमारे चैनल पर पहले से वीडियो मौजूद है। आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी टाइम ट्रेवल से जुड़ी कुछ जानकारी, और आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तथा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।